Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल. सो वेल, आज के इस लेक्चर में हम लोग मार्केट के बारे में ही बात करेंगे. ठीक है, इसको होपफुली मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा इस लेक्चर में. तो लास्ट क्लास में हमने मार्केट के बारे में पढ़ा कि मार्केट किसको बोलते हैं. कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे सेलर और बायर दोनों का लेना देना होता है, उसी जगह को बोला जाता है मार्केट. और डिजिटल मार्केट जो भी आप ऑनलाइन करते हो. फिर मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए कि इम्पॉर्टेंट इवेंट पॉइंट कौन सा होता है जहाँ पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, या ऐसे बोल सकते हो कि टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर होगी, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा ना. जब नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा? जब आपको जितनी बनाने में लागत लगी उतना ही आपने कमाया, तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं, तो उसको बोलते हैं इम्पॉर्टेंट इवेंट पॉइंट. और मार्केट इक्विलिब्रियम ऐसा पॉइंट होता है जब आपका मार्जिनल कॉस्ट, जो आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च करी, वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है, जिसको आप मैक्सिमम प्रॉफिट के नाम से भी जानते हो. ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने आपको मार्केट के नाम बताए, फिर मैंने उसको मार्केट के नाम को एक एक करके एक्सप्लेन करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करा कि इन मार्केट का मतलब क्या क्या होता है. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ वर्ड पोली लगा होगा. आपको किसके बारे में सोचना है? मोनोपोली मतलब एक, और पोली मतलब सिर्फ पहले वाले के लिए, बाकी वाला मैं नहीं रखता. डीओ में दो और ओलिगो में फ्यू. और फिर मैंने आपको बताया आगे जहाँ भी वर्ड आ जाएगा जैसे मोनोप्सोनी, तो PSONY वर्ड लग जाएगा. इसका मतलब आपको ध्यान देना है बायर के ऊपर. एक बायर, ड्यू में दो और लीगो में फ्यू, बाकी मैनी मैनी कर दो. तीसरा मैंने लेटर के बारे में बताया, बाई लेटर मतलब दोनों साइड क्या करना है. तो बाई लेटर दोनों साइड क्या करना है? मोनो रखना है, एक एक. तो एक एक दोनों साइड क्या रख दिया मैंने? एक एक. ठीक है. उसके बाद बाइलेटरल डीओ मतलब दोनों साइड दो दो, और बाइलेटरल ओलिगो मतलब दोनों साइड फ्यू फ्यू. तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था. और आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ. आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गाइस? हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है सबसे पहले एक है आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और दूसरे का नाम है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट. और क्वेश्चन आता ही यहीं से है. बाकी बार तो सीधे पॉइंट पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आता है. इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, प्लस इसका ग्राफ भी बनाने वाले हैं. फिर मैं आपको मोनोपोली वगैरह के बारे में भी बताने वाला हूँ. ठीक है, चलिए. इसमें क्या होता है? परफेक्ट मतलब हर चीज़ में परफेक्ट होना. और कंपटीशन क्या है? मतलब दोनों के बीच में बराबर की टक्कर है. तो परफेक्ट कंपटीशन कब हो सकता है? परफेक्ट कंपटीशन तब हो सकता है जब आपके बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट है, मार्केट के अंदर ऑप्शन आपके पास, कंपटीशन अच्छा चल रहा है. और ऐसी मार्केट यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप? यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे मैनी सेलर हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, तभी तो कंपटीशन होगा सबके बीच में. जो अच्छा करेगा वो आगे निकल जाएगा. और ख़रीदने वाले ही बहुत हैं, मैनी बायर्स. परफेक्ट कंपटीशन ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे बेचने वाले भी अनलिमिटेड हैं और लेने वाले भी अनलिमिटेड हैं. तो इट मीन्स कि परफेक्ट कंपटीशन कैसे होगा? जब मार्केट में ऑप्शन ज़्यादा होंगे तभी तो परफेक्ट होगा ना. लोग देख के अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे. लेकिन मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? यहाँ पे भी तो यही सीन होता है, मैनी सेलर. क्योंकि क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएगा कि बताइए ऐसी कौन सी मार्केट है जहाँ पे मैनी सेलर्स और मैनी बायर्स होते हैं, तो आंसर दोनों है, मोनोपोलिस्टिक भी होगा और परफेक्ट कंपटीशन भी होगा. दोनों के दोनों आंसर होंगे. लेकिन सर दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट? तो मोनोपोलिस्टिक भी और परफेक्ट कंपटीशन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है. यहाँ तक तो मैंने देखा कोई फ़र्क नहीं है. चलिए आगे जो मेन डिफरेंस आने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. देखिए डिफरेंस क्या है. यहाँ पे क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके होमोजीनियस. ठीक है, होमोजीनियस, HOMOGENEOUS, होमोजीनियस. ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे. अब सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी मार्केट में हर एक कंपनी जो भी प्रोडक्ट बेच रही है वो एक जैसे होते हैं, वो
क्वालिटी में लगभग एक जैसे होते हैं। यहाँ पे ब्रांड अलग अलग की बात नहीं होती। जैसे मान लीजिए मार्केट में कोई साबुन बिक रहा है, तो हर एक दुकान पे जितने भी साबुन होंगे सब सेम सेम क्वालिटी के होंगे, किसी में कोई फ़र्क नहीं होगा। तभी तो सब में बराबर का परफेक्ट कंपटीशन हो रहा है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि होमोजीनियस प्रोडक्ट किस में होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो होमोजीनियस होते हैं आपके किस में, परफेक्ट कंपटीशन में। इसमें एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, एक जैसे क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, मैं दोनों एक साथ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों में यही तो डिफरेंट होता है, कि समझ आएगी आपको। डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, मतलब अलग अलग के प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग ब्रांड होते हैं। यहाँ पे ब्रांड की बात होगी, यहाँ पे अलग अलग ब्रांड की बात होगी, ठीक है। जैसे कोलगेट आ रहा है, पेप्सोडेंट आ रहा है, अलग अलग ब्रांड्स आ रहे हैं, कंपनी प्रोडक्ट अलग अलग हैं, वो प्रोडक्ट के हिसाब से ही प्राइस चलेंगे। अब आपको पढ़ना है प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो प्राइस कैसे चलेगा वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें जब प्रोडक्ट सेम है, तो इनका प्राइस कोई भी अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर पाएगा ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दूसरी दुकान वाले वही चीज़ दे रहा है, आप भी वही चीज़ दे रहे हो, ये भी वही चीज़ दे रहा है। इट मीन्स कि अगर ये प्राइस बढ़ाएगा तो इसके पास लोग क्यों जाएंगे? लोगों के पास ये ऑप्शन सारे पड़े हुए हैं। भाई जब क्वालिटी सेम है, चीज़ें सेम मिल रही हैं, तो फिर प्राइस आप लोग नहीं बढ़ा सकते। जो इसका प्राइस होगा, आप बोलोगे इसमें प्राइस कैसा होगा, इसमें प्राइस इक्वल होगा। क्या होगा? प्राइस इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सबके कॉमन है। ये आपको चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते जाना है, तभी चीज़ें याद रहेंगी एग्जाम में, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे, भूल जाओगे, दोनों में रिलेट नहीं कर पाओगे। कॉमन सी बात है, जब सेम टाइप के प्रोडक्ट आपकी मार्केट में अवेलेबल हैं तो प्राइस तो सबका इक्वल होगा ना। एक भी बंदा जहाँ पे प्राइस चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, एक भी बंदा प्राइस चेंज नहीं कर सकता। बट यहाँ पे प्राइस अलग अलग होता है, यहाँ पे प्राइस अनइक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगर आपको पूछा जाए इसमें से कौन सी मार्केट है जो रियल होती है, परफेक्ट कंपटीशन कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो आंसर होगा, आप खुद बता सकते हो कि आपकी मार्केट में चीज़ें कैसी हैं, अलग अलग ब्रांड है कि नहीं है। आप बोलोगे बिल्कुल अलग अलग ब्रांड हैं, जिसमें प्यूमा है, नाइकी है, अलग अलग ब्रांड है आपके पास। तो अलग अलग ब्रांड होने की बजाय इसको बोला जाता है यही आपकी रियलिस्टिक, मतलब रियल में ये मार्केट काम करती है, रियलिस्टिक, ठीक है। रियल मार्केट इसको बोल सकते हो, जो आपकी मार्केट है, जो आपकी परफेक्ट कंपटीशन है वो रियल नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा नहीं है। क्या आपकी मार्केट में सब चीज़ें सेम होंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे प्राइस इक्वल होता है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज कौन करेगा? इसको प्राइस को चेंज कौन करेगा? जो प्राइस होगा वो डिसाइडेड करेगा, डिसाइडेड बाय इंडस्ट्री। जितनी भी आपकी इंडस्ट्री होंगी बड़ी बड़ी, यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट मेन बनते हैं, फिर आगे अलग अलग कंपनी उसको सप्लाई करती हैं। तो कौन करता है? इंडस्ट्री करती है, ठीक है। इंडस्ट्री, जैसे आप बोल सकते हो गोल्ड इंडस्ट्री, जैसे आप बोल सकते हो सीमेंट इंडस्ट्री। फिर वहाँ से वो इंडस्ट्री से बनने के बाद अलग अलग कंपनी उसको सप्लाई करती है, ठीक है। तो प्राइस कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पे मेन पूरी इंडस्ट्री होगी, वो प्राइस डिसाइड करेगी कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का मार्केट में बिकना चाहिए, क्योंकि अपनी मर्जी से बढ़ने से नहीं चलेगा। परफेक्ट कंपटीशन में बाकी वालों के पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो प्राइस डिसाइड कौन करता है? इंडस्ट्री करते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं तो प्राइस कौन डिसाइड करेगा? अब देखिए, आप मार्केट में जाते हो, मैंने बोला ये रियल मार्केट यही है हमारी। आप मार्केट में जाते हो, आपका प्राइस कौन डिसाइड करता है चीज़ों का? आपका प्राइस दुकानदार जो भी होते हैं वही तो करते हैं। आपका प्राइस डिसाइड करेगा जितने भी आपकी फर्म होती हैं, जितने भी फर्म्स होते हैं, मतलब जो भी कंपनियां अलग अलग जो बेच रही हैं वही आपका प्राइस डिसाइड करेंगी, ठीक है। इसमें इंडस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है। आपको बोला जाए कि ब्रांडेड प्रोडक्ट कहाँ पे होते हैं, तो आप बोलोगे ब्रांडेड प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं कहाँ पे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में।
आप ऐसे याद रख लो कि ये मोनोपोलिस्टिक है, वो आपकी मार्केट है। अब अपनी मार्केट में आप खुद सोचो, आपका प्राइस कौन डिसाइड करता है? आपके दुकानदार, जो भी आपकी फर्म्स यहाँ भी कंपनी में सूजी देने जाती हो अपने। ये रियल मार्केट आप वाली है, यहाँ पे प्राइस क्या इक्वल मिलते हैं? एक दुकान पे कहीं और होता है, दूसरी पे कहीं और होता है। तो आपको पता प्राइस भी अनइक्वल दुकानदार ही तो डिसाइड करेगा, जिस हिसाब का कस्टमर उस हिसाब से प्राइस लगा देगा। इसमें प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, मतलब एक दुकान से आप देख लीजिए, कभी आप मेडिसिन लेने जाते हो ना, एक डॉक्टर ने अगर मेडिसिन लिख दी, आपको उसी दुकान से मिलेगा, दूसरी से कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। तो वही होता है कि इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं और वो उसी हिसाब से प्राइस पे अपना रखते हैं। यहाँ पे मैनी सेलर मैनी बायर वो उसमें भी है, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो यहाँ तक बात समझ आई मेरी। अब इसमें हम छोटा सा एक पॉइंट आता है कि ग्राफ में इसका प्राइस कैसा बनता है, ठीक है, इसका प्राइस कैसा बनता है। बाकी आपको यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो ये हैं। सबसे पहले आपको पूछेगा ऐसी कौन सी मार्केट है यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट का बिजनेस किया जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट सारे कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। देन आंसर विल बी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है, क्योंकि एक जैसा कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है, सब में प्रोडक्ट एक ही क्वालिटी, सब कुछ सेम है। यहाँ पे प्राइस इक्वल रहेगा, क्यों? क्योंकि मार्केट में प्राइस चेंज नहीं कर सकते आप। अगर चेंज करोगे आपकी मार्केट चलेगा ही नहीं। इसको डिसाइड कौन करता है? इंडस्ट्री। उसको कौन करता है? फर्म। आपकी डिसाइड कौन करता है? फर्म्स। और आपकी वाली कौन सी है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मैनी सेलर मैनी बायर दोनों में सेम है। यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, वहाँ पे सेम होते हैं। आप इसको अपना मान के फिर सोचो, अपने आप आंसर मिलेंगे। प्राइस कैसा? अनइक्वल, सब कुछ होता है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टेबल बना के एक और इसके पॉइंट बताता हूँ। चलिए अगले पेज पे पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, रिलेशन कैसा होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार। अब मैं आपको जो पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ वो शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा और आपको कभी समझ आई होगी। ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए पहले मैं बात करता हूँ परफेक्ट कंपटीशन की। इसमें मैं आपको रिलेशन क्या पढ़ाने वाला हूँ? मैं आपको रिलेशन पढ़ाने वाला हूँ प्राइस का, क्योंकि प्राइस ही तो आपका चैप्टर है, प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। और इसके साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एवरेज, ठीक है, एवरेज। उसके बाद आपको पढ़ाना मैंने मार्जिनल, प्राइस, एवरेज और मार्जिनल। आप चाहे एवरेज कॉस्ट की बात कर लो या मार्जिनल रेवेन्यू की। चलिए प्राइस, मैं रेवेन्यू की बात करता हूँ, रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करता हूँ, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू। अब आपको बताता हूँ मैं क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में इनका रिलेशन कैसा कैसा होता है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा कैसा आया हुआ है। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको क्या बोला? इसमें प्राइस कैसा होता है? मैंने बोला प्राइस इक्वल होता है। कैसा होता है? प्राइस इक्वल होता है, हर चीज़ का प्राइस कॉमन होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको मैं मिटाता हूँ, आपको पता चल गया क्या क्या पढ़ना है। मैं इसकी एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए कि कितने यूनिट आप दे रहे हो, पहले उसका प्राइस कितना है, प्राइस कितना रखा आपने, उसमें टोटल रेवेन्यू कितना आया, टोटल रेवेन्यू कितना आया, फिर उसमें मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया, फिर उसमें एवरेज रेवेन्यू कितना है, एवरेज रेवेन्यू कितना आया, ठीक है। यहाँ से फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आया था एग्जाम में। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपने एक चीज़ दी, मान लीजिए एक चीज़ या एक शर्ट दी आपने, उसका प्राइस रखा आपने 10 रुपये। क्या रखा? 10 रुपये। तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? टोटल रेवेन्यू कैसे, देखो रेवेन्यू कैसे निकलता है? रेवेन्यू निकलता है कितनी क्वांटिटी कितने रुपीस में बेची, प्राइस में, यही होता है टोटल रेवेन्यू। मान लीजिए आपने क्वांटिटी बेची दो चीज़ें, दोनों का प्राइस है 10-10 रुपये, टोटल कितना रेवेन्यू बना? 20 रुपये का, यही होता है। तो टोटल रेवेन्यू बनेगा 10 रुपये प्राइस था, एक चीज़ थी, इट मीन्स कि 10 रुपये प्राइस बना। तो मार्जिनल पहले में तो सेम होता है, इसमें भी सेम है, ठीक है, क्योंकि एक ही था, चाहे डैश रख तो कुछ नहीं है। अब मान लीजिए ऐसे ही आपने एक की बजाय आपने बोला कि मेरे से 2 शर्ट ले जाओ सेम सेम, या 2 टी शर्ट ले जाओ सेम सेम। तो क्या दुकानदार, आप खुद सोच के देखो, क्या दुकानदार आपको ऐसा बोलता है कि 2 चीज़ें ले जाओ 21 रुपये में? जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, यूनिट बढ़ाओगे, प्राइस कम होगा, बढ़ेगा नहीं। भाई वो बोलेगा कि आपसे मैं 21 का क्यों लूँ, आप ऐसा करो ना, एक 10 की दो, फिर बोलेगा एक और दो 10 की, तो भी तो 20 रुपये खर्चा हुए, वो 21 क्यों देगा आपको? तो जब आप ज़्यादा चीज़ें बेचते हो तब आपका प्राइस क्या होता है? कम होता है। ये हमेशा कम होगा, ये याद रखना, डिक्रीज़ होगा हमेशा। मान लीजिए अभी आपका प्राइस था 10 ही रहेगा, क्यों?
क्योंकि इसमें प्राइस सेम रहता है, चाहे एक चीज़ लो चाहे दो चीज़ लो, प्राइस कम ज़्यादा नहीं होगा। इसमें आप देखिए टोटल रेवेन्यू कितना बना, टोटल रेवेन्यू कितना बना, 10 रुपये प्राइस था, दो चीज़ें ली, इसका मतलब 20 रुपये बना। मार्जिन कितना आया, 10 से 20 के बीच का ऐड, क्योंकि टोटल में ऐड कितना हो रहा है। एवरेज कितनी आई, एवरेज कितनी आई, आप बोलोगे टोटल रेवेन्यू है 20 और कितने यूनिट है, 2, तो हर एक का कितना बना, 10। 3 यूनिट, प्राइस फिर भी 10 रखा, ठीक है। वो अनइक्वल प्राइस में प्राइस चेंज करेंगे, इसमें प्राइस सेम है। अब कितना बना, 10 मल्टीप्लाई 3 मतलब 30 बना। यहाँ पे मार्जिन कितना है, 10, एवरेज कितना आएगा 30 टोटल, और 3 यूनिट तो भी 10-10 आएगा। यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, ये सेम सेम रहेंगे, ये 40 10 का और 10 का। 5 यूनिट कर लो, 10 प्राइस, यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 10 बनेगा, यहाँ 10 बनेगा। यहाँ से एक कंक्लूजन निकला मेरा। आप बोल सकते हो इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, आपका प्राइस हमेशा बराबर होगा मार्जिनल रेवेन्यू के, और ये बराबर होगा आपका मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू। अभी तो प्रूफ कर दिया मैंने, देखो प्राइस सबका सेम, मार्जिनल भी सेम, एवरेज भी सेम, तीनों चीज़ें सेम है ना। तो इस रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आया था एग्जाम में, देखिए, चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए एक बार। क्वेश्चन एग्जाम में ये आया था, क्वेश्चन आया था, इफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, या इन कर लो, इन, ठीक है, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, if price of an article is 20 rupees, कितना is 20 rupees, find फाइनल मार्जिनल रेवेन्यू। ये क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अगर किसी आर्टिकल का प्राइस है 20 रुपये, आर्टिकल का प्राइस है 20 रुपये, बताइए मार्जिनल कितना आएगा। तो बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में आपका प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, सेम होते हैं। ये आपको अगर याद होगा तो क्वेश्चन कर दोगे। प्राइस अगर 20 है तो मार्जिनल भी 20 आएगा, अगर मैं एवरेज पूछ लेता तो भी 20 आता। आंसर क्या था, 20 इस क्वेश्चन का आंसर था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि ये तीनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं एक बार, इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। ग्राफ इन परफेक्ट कंपटीशन, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मार्केट, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कैसा बनेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 यूनिट का लिया, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, इसके प्राइस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको पता है कि पहले का प्राइस है मान लीजिए 10 रुपये, तो चाहे 2 यूनिट लो तो भी प्राइस 10 रहेगा, 3 का भी 10 रहेगा, 4 का भी 10। आपने देखा प्राइस तो चेंज होता ही नहीं है, प्राइस भी सेम रहेगा, एवरेज रेवेन्यू भी सेम रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम रहेगा। तो तीनों पॉइंट को प्लॉट करोगे, लेकिन ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ स्ट्रेट आएगा। भाई ये मान लीजिए आपका प्राइस है, ठीक है, और ये है आपकी क्वांटिटी, कितनी चीज़ें दे रहे हो आप। जब एक चीज़ ली तो 10 रुपये मिले, 2 चीज़ के 20 है, लेकिन प्राइस कितना बना हर चीज़ का, 10 ही तो बना। एवरेज कितना बना, सेम, क्योंकि सब में सेम होता है। ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, प्रैक्टिकल लेके बता दिया। अब मुझे पता है इसमें प्राइस हर बार सेम रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा, तो इसकी जो कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। तो आप मुझे बताइए इसका जो डिमांड कर्व है वो कैसा बना। आपको बोला जाए, देखो डिमांड क्या होता है, जो आपकी एवरेज लाइन होती है ना, एवरेज वाली लाइन, उसी को बोला जाता है डिमांड लाइन, उसी को बोला जाता है डिमांड लाइन। ये है डिमांड की लाइन, इसी को बोल दो ये, क्योंकि एवरेज लाइन भी थी, और एवरेज लाइन ही क्या होती है आपकी, डिमांड लाइन होती है, ठीक है। तो अब मुझे बता सकते हो कि इसका ग्राफ कैसा बना। मैं पूछूं, क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इन परफेक्ट कंपटीशन, डिमांड कर्व इज
डिमांड कर्व कैसी होती है, तो आपको पता है डिमांड कर्व कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ, ये आपको याद क्या क्या रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस सब में सेम होता है। एक चीज़ पूछेगा बाकी निकाल सकते हो, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका जो ग्राफ बनता है वो हॉरिजेंटल बनता है। आपको बोलेगा कि बताइए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस का ग्राफ कैसा बनेगा, आप बोलोगे हॉरिजेंटल बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। एवरेज रेवेन्यू कैसा बनेगा, स्ट्रेट। मार्जिन कैसा बनेगा, स्ट्रेट। और इसी को बोला जाता है, एवरेज को बोला जाता है डिमांड लाइन। और आपको पूछ लेगा बताइए डिमांड कर्व कैसी बनेगी, तो डिमांड कर्व आपको पता होना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन में सेम रहती है, हॉरिजॉन्टल बनेगी। हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इस पर इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो आई होप आपको परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट समझ आ गए होंगे। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है सर, मैनी सेलर मैनी बायर। उसमें प्रोडक्ट कैसे होते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं। प्राइस 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 कौन डिसाइड करता है, इंडस्ट्री डिसाइड करती है। प्राइस कैसा होता है, इक्वल होता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, एक बार मैं आपको एक और बताता हूँ, फिर इसकी एक क्लास और लेंगे, प्लस आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो इस क्लास में इसको ख़त्म नहीं करते हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग मोनोपोलिस्टिक के बारे में पढ़ के फिर हम क्वेश्चन देखते हैं, अगर टाइम बचता है तो देन अगली क्लास में इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए इस पॉइंट के बारे में अब मैं बनाता हूँ कौन सा ग्राफ, दूसरे टेबल बनाता हूँ आपका कौन सा, मोनोपोलिस्टिक। लिख लीजिए आप, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ठीक है। इसके बारे में बनाते हैं। अब देखिए यूनिट कितने रखे हम, मान लीजिए पहले एक रखा, फिर दो, फिर तीन चीज़ें, फिर चार, फिर पाँच, ऐसे पाँच ही बनाते हैं, ठीक है। प्राइस, और आपको मैंने अभी बताया था इसमें प्राइस कैसा होता है, अनइक्वल होता है, प्राइस चेंज होता रहता है। लेकिन हाँ प्राइस चेंज होगा लेकिन हमेशा डिक्रीज होगा, ये चीज़ याद रखना, हमेशा डिक्रीज क्यों होगा। देखो पहली चीज़ आपने 10 रुपये की बेची, ठीक है। बाकी आपको पता है टोटल रेवेन्यू आप खुद निकाल सकते हो, मार्जिनल रेवेन्यू टोटल निकाल सकते हो, एवरेज रेवेन्यू टोटल आप खुद निकाल सकते हो। प्राइस की बात करते हैं, दुकानदार ने बोला एक चीज़ लो मैं आपको 10 की दूंगा क्योंकि प्राइस रखा। फिर उसने बोला ठीक है मेरे से आप दो चीज़ें ले लो, मैं आपको कितने की दे दूंगा। देखो 10 और 10 20 के ऊपर तो नहीं दे सकता। अगर बोलेगा मैं 22 की देता हूँ तो आप बोलोगे 22 का क्यों आप मुझे दे रहे हो, मुझे एक काम करो पहले एक दो 10 रुपये देता हूँ, एक और दो फिर 10 देता हूँ, तो भी तो 20 की पड़ जाएंगी। तो प्राइस कभी बढ़ता नहीं है इसमें, इसको मिलाने से। इसका प्राइस मान लीजिए उसने रखा 9.5 का, फिर आगे प्राइस रखती है उसने 9 का, फिर मान लीजिए 8.5 का, फिर रखती है 8 का, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट बढ़ाओगे प्राइस वैसे वैसे आपको चीज़ें कम सस्ती देनी पड़ेंगी। अब बाकी वाली चीज़ें आप खुद निकाल सकते हो क्योंकि मैंने आपको प्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझाया था। बताइए टोटल रेवेन्यू, टोटल कितनी कमाई कर ली, टोटल रेवेन्यू इसमें होता है कितनी चीज़ें बेची और उसका हर एक का प्राइस क्या था। मान लीजिए 4 चीज़ें बेची, सबका प्राइस 5 रुपये था, तो 20 रुपये इकट्ठे हो गए, ऐसे ही निकालते हैं। तो इसमें एक चीज़ बेची थी 10 के हिसाब से, 10 मल्टीप्लाई 1 मतलब 10 रुपये इकट्ठे कर लिए। इसमें देखो 9 रुपये 5 हर यूनिट का प्राइस है, 2 बेचे, तो इसका मतलब 9.5 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 19। इसमें देखो 9 3 27 हो जाएगा। इसमें देखो 8 पंजा 40, सॉरी 8 चौका 32 और यहाँ पे 2 कितना होगा 34। यहाँ पे देखो 8 पंजा 40, ये बना प्राइस। तो टोटल रेवेन्यू बना लिया आपने। चलिए मार्जिनल रेवेन्यू बनाते हैं। यहाँ पे पहले मार्जिनल कितना है 9 का, अगले मार्जिन कितना है 8 का, उसके अगले में मार्जिन कितना है 3 4 7 का, यहाँ पे मार्जिन कितना आपका 6 का, ठीक है। और पहले में मार्जिन कितना था 10 का, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये 5 का, हो गया सबका मार्जिनल। चलिए अब हम एवरेज भी बना लेते हैं। एवरेज कैसे निकलता है कि टोटल और कितने यूनिट थे, एक, इसका मतलब 10 एवरेज आई। दूसरे की एवरेज देखो 19 वाले की, टोटल कितना बना 19 और कितनी यूनिट है 2, तो कितना कितना है आपको 9.5। तीसरा देखिए 27 टोटल था और कितने में 3 में कितना है 9 आया। चौथा देखिए 34 टोटल था, कितने में 4 में कितना आया आपका 8 चौका 32, 2 बचा 5 चौका 20। 5 में देखिए 40 चीज़ें टोटल है, कितने में 5 में कितना है 8। यहाँ से कंक्लूज़न निकालते हैं, कुछ बच्चों को हो सकता है मैथमेटिक्स समझ नहीं आ रही हो, मैं यहाँ से एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ वो आपको याद रखनी है। तो कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा। टोटल रेवेन्यू खुद निकाल सकते हो क्योंकि टोटल रेवेन्यू होता है कितनी चीज़ें और कितना प्राइस था। एक चीज़
10 का प्राइस, टोटल 10 बना। दो चीज़ें, प्राइस 9.5, तो कितना बना टोटल 19 बना। तो मार्जिनल कैसे निकालते हैं, टोटल में कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे 9 चेंज हुआ, जितना ऐड होगा टोटल में। और एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल बटा यूनिट। ठीक है, ये मैंने आपको डेफिनेशन प्रोडक्शन में करवाई थी। अब देखिए, आपने देखा प्राइस पहले का, जो आपका प्राइस था, ये नॉट इक्वल टू होता आपका मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि देखिए प्राइस 10 था, ये 10 आया, ये 9.5 था, ये 9 आया, ये 9 था, ये 8 आया, ये 8.5 था, 7 आया, तो चेंज हो रहा है ना। लेकिन आपका जो प्राइस है ये इक्वल होता है किसके, एवरेज रेवेन्यू के। ध्यान से देखना एक बार, एवरेज रेवेन्यू कितना 10, प्राइस कितना था 10, एवरेज रेवेन्यू कितना 9.5, प्राइस कितना था 9.5, यहाँ पे कितना था 9, यहाँ पे कितना था 9, यहाँ पे था 8.5। तो इसका मतलब ये आपका रिलेशन बना। परफेक्ट कंपटीशन में तीनों के तीनों इक्वल होते हैं, प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। बट इस केस में मार्जिनल डिफरेंट हो जाता है, बाकी सारे सेम होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, इसको आप लोग याद कर लेना। मैंने समझाने के लिए आपको डाटा बना के दे दिया, समझ आ गया, ठीक है। नहीं आया तो आप इसको याद कर लेना। इसका कंक्लूजन मेरा ये निकला, पहले वाले में सब कुछ इक्वल था, ये निकाला था, इसमें ये निकला कि प्राइस जो होता है वो किसके बराबर होता है, एवरेज जो रेवेन्यू है वो हमेशा इंक्रीज होगा मार्जिनल रेवेन्यू से। चेक कर लो आप, एवरेज या तो इक्वल हो सकता है प्राइस के, इक्वल हो सकता है प्राइस के, लेकिन ये हमेशा इससे ज़्यादा होगा मार्जिन। इसका मार्जिन कितना था 9, एवरेज कितना है 9.5, ये कितना था 8, ये कितना था 9, ये 7, ये कितना 8.5। तो मार्जिन से एवरेज हमेशा ज़्यादा आता है। एक तो ये कंक्लूजन बना। अगर मैं आपको छोटा सा एक क्वेश्चन दूँ, मैंने बोला अगर आपका प्राइस 25 रुपये है, 25 रुपये है, बताइए एमपी क्या होगा। आप बोलोगे 25 प्राइस है तो एवरेज हमेशा मार्जिन से ज़्यादा होती है। आप बोलोगे, ऐसे बोल सकते हो, आपको पूछा क्या है उसने मार्जिनल, आप बोल सकते हो लेस देन 25, क्योंकि प्राइस एवरेज के तो बराबर होता है लेकिन मार्जिनल से बड़ा होता है। देखिए एवरेज हमेशा मार्जिनल से बड़ा होगा, एवरेज हमेशा मार्जिनल से बड़ा होगा। यहाँ मैंने प्रूफ भी किया। आपको हमेशा ऐसे याद रखना है कि प्राइस एवरेज के इक्वल होगा लेकिन दोनों के दोनों इससे बड़े होंगे, दोनों के दोनों इससे बड़े होंगे। तो बोलेगा कि अगर प्राइस 25 है तो मार्जिनल क्या आएगा, तो वो हमेशा लेस देन 25 आएगा, क्योंकि मार्जिनल हमेशा प्राइस से और एवरेज से छोटा होता है। ठीक है, मैं बोल दूं कि मान लीजिए एवरेज आपकी 20 रुपये, तो मार्जिनल क्या आएगा, आप बोलोगे लेस देन 20, क्योंकि हमेशा ये दोनों से छोटा आएगा। तो ये छोटा सा कंक्लूजन है। अब मैं इसका थोड़ा सा ग्राफ समझाता हूँ। चलिए अब इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ मोनोपोलिस्टिक में ग्राफ। बाद में मैं रिपीट करता हूँ, मुझे पता कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, वो पॉइंट आप याद कर लो। मैंने प्रूफ करके बताया, आप याद करो पॉइंट को। ठीक है, इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, और आपने अगर प्रैक्टिकल चीज़ समझ लिया अपने आप ग्राफ बनेगा। ये आपकी यूनिट, कितने यूनिट खर्चा करो, ये आपके प्राइस, मान लीजिए ये प्राइस है। अगर मैं बात करूँ इसमें आपने देखा कि जो प्राइस है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं किसके, मार्जिनल रेवेन्यू। इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू कम होगा। और आपको पता है एवरेज ही क्या होता है, डिमांड लाइन होती है, यही डिमांड लाइन होती है, डिमांड लाइन होती है। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, एक पॉइंट से लेके ऐसे आएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू, और उससे ज़्यादा होता है, आपको पता है एवरेज उससे ज़्यादा, तो एवरेज की डिमांड इससे बढ़ रही है ना, ये डिमांड बढ़ रही है, तो एवरेज रेवेन्यू ऐसा ग्राफ बनेगा। बट इसको बोलते क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको बोला जाए कि मुझे बताइए कि डिमांड कब कैसी बनेगी, इसमें आपको पता है कि एवरेज रेवेन्यू को ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं डिमांड लाइन या डिमांड कर्व, यही बोलते हैं, ये मैंने बताया आपको। अब मुझे बताइए कि डिमांड कर्व कैसी बनी, कैसी दिख रही है आपको, डिमांड कर्व कैसी दिख रही है, डिमांड कर्व आपको दिख रही होगी डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे गिरती हुई। बताइए दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी, भाई देखिए ये गिर रही है नीचे कि नहीं गिर रही, और गिर क्यों रही है, आपने पहले देखा था मार्जिनल धीरे धीरे कम हो रहा था, कम हो रहा था, और एवरेज भी कम हो रही थी, लेकिन एवरेज इससे थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए एवरेज थोड़ी इस साइड ज़्यादा आई, इसकी डिमांड इस साइड थोड़ी ज़्यादा है, ये डिमांड भी होती है। ठीक है, डिमांड भी होती है, एवरेज लाइन इस साइड है ना, इसी को डिमांड भी बोलते हैं। तो ये जो डिमांड लाइन है ये मार्जिन से ज़्यादा होगी, और कैसी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट में डिमांड कर्व कैसा होता है, देन आंसर विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों होता है, मैंने सब कुछ समझा दिया
यहाँ से एक बार समझने की कोशिश करना। मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करता हूँ। मैंने सब कुछ ध्यान से देखिए, मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें लेके बताई आपको। यही होता है ना, यूनिट 1 है तो प्राइस धीरे धीरे कम होता जाएगा। 1 मिनट वेट करना आप। चलिए, यहाँ पे 1 यूनिट था, प्राइस 10 था, 2 था, प्राइस कम करना पड़ेगा, 3 था क्योंकि प्राइस अनइक्वल रहेगा ना मोनोप्लेस में, ये आपको पता है। ये मैंने खुद बनाए सारे डाटा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्जिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम तो एवरेज भी हो रहा है, लेकिन इससे हमेशा एवरेज ज़्यादा है और ये दोनों इक्वल होते हैं और इससे ज़्यादा है। तो ये आपका डाटा बन गया। यहाँ से मैंने कंक्लूजन निकाली और ग्राफ मैंने अपने आप बना लिया। ये था आपका ग्राफ। मैं आपको ग्राफ बताता हूँ, ठीक है। ये था आपका ग्राफ। कैसा बना ये? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि नीचे गिरता हुआ ग्राफ बनेगा इस तरीके से। तो बात समझ आई, डिमांड कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड। अब अगली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि प्राइस टेकर कौन होता है, प्राइस मेकर किसको बोलते हैं, किस कंपटीशन में ऐसा होता है, प्लस आपको मोनोपोली वगैरह के बारे में बताऊंगा। और अगली क्लास में मैं आपको कुछ टर्म्स भी, इंपॉर्टेंट टर्म्स भी डिस्कस करूंगा, जो मुझे लगता है कि है तो वो कॉस्ट वाले की है, लेकिन वो सेम आपने पहले भी प्रोडक्शन में पढ़ी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।